तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम लोग क्या कर रहे थे, जेई एडवांस की पीवाईक्यूज बना रहे थे प्रोबेबिलिटी चैप्टर के। तो उसका पार्ट 1 हो चुका है। पार्ट 1 की वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही साथ इस चैप्टर के अंतर्गत इस सीरीज के अंतर्गत जितने भी चैप्टर्स हो चुके हैं, इन सबकी प्लेलिस्ट की लिंक आपको किस मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। और ये कौन से सेशन का क्वेश्चन है और कौन से शिफ्ट में आया था, मैं वो टाइम स्टैम्प में डाल दूंगा, तो वहां से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, two fair dice, each face number 1, 2, 3, 4, 5, 6 are rolled together. Sum of the number of faces is observed. ठीक है। This process is repeated till sum is either prime or a perfect square. तो सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर क्या क्या होते हैं देख लेते हैं। परफेक्ट स्क्वायर क्या क्या होते हैं बच्चों? जो डाइस के सम में आ सकते हैं। 4 आ सकता है और 9 आ सकता है। 1 नहीं आ सकता। 2 डाइस फेंक रहे हो ना, तो उसका सम कहां से बना जाएगा? और 16 भी नहीं आ सकता, 8 भी नहीं हो सकता, मतलब 12 से ज्यादा सम भी नहीं हो सकता। तो 4 और 9। तो 4 कितने तरीके से आ सकता है? 1 3 3 1 2 2। और कोई तरीका है 4 आने का? 9 कितने तरीके से आ सकता है? 9 आ सकता है 4 5 5 4 6 3 3 6। और कोई तरीका है 9 आने का? तो टोटल परफेक्ट स्कोर आने का तरीका है 7। परफेक्ट स्कोर आने के टोटल तरीके में कितने हैं? 7। ठीक। ओके। अब प्राइम के गिन लेते हैं। सम प्राइम नंबर। सम क्या होना चाहिए? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन कौन से हो सकते हैं? 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 11 हो सकता है। और कुछ हो सकता है? नहीं। 2 कैसे कैसे हो सकता है? 1 1। ठीक है। 3 कैसे कैसे हो सकता है? 1 2 2 1। कितने तरीके से? 2 तरीके से। 5 कैसे कैसे तरीके से हो सकता है? 1 4 4 1 2 3 3 2। कितने तरीके से हो सकता है? 4 तरीके से। 7 कितने तरीके से हो सकता है? 1 6 6 1 2 5 5 2 4 3 3 4। कितने तरीके से हुआ? 6 तरीके से। 11 कितने तरीके से हो सकता है? 6 5 5 6। और कोई तरीका? तो टोटल कितने हो गए? 3 4 7 7 और 6 13 और 2 15। तो टोटल इसके कितने बेस हो गए? 15। क्या आने के 15 बेस हो गए टोटल? प्राइम नंबर आने के। अब क्या बोला है? प्रोसेस इज रिपीटेड टिल द सम इज आइदर प्राइम और ए परफेक्ट स्क्वायर। तो प्राइम और परफेक्ट स्क्वायर दोनों में किसी में भी रुक जाएगा, तो वो आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? टोटल कितने हो जाएंगे बच्चों? टोटल है बच्चों 22। कैसे? 15 और वो 7। तो प्राइम और परफेक्ट दोनों में से कुछ भी आ गया, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 22 बाई क्या? 36। अब सवाल में क्या दिया हुआ है? सपोज द सम टर्न्स आउट टू बी ए परफेक्ट स्क्वायर बिफोर इट टर्न्स आउट टू बी ए प्राइम नंबर, है ना? तो ये हमको पता चल गया है कि पहले क्या आ रहा है? परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है। बाद में मतलब पहले परफेक्ट स्क्वायर जा रहा है, तभी गेम खत्म हो जा रहा है। ठीक। इफ द प्रोबेबिलिटी if p is a probability that this perfect square is an odd number। अब ये बताना है कि वो जो परफेक्ट स्क्वायर पहले आया है वो ऑड नंबर के थ्रू आया होगा, ये बताना है। ठीक। तो हमको p निकालना है, तो नीचे लिखेंगे वो चीज जो हो चुकी है ना? तो क्या चीज हो चुकी है कि परफेक्ट स्क्वायर पहले आ गया, तो पहले बार में ही परफेक्ट स्क्वायर आ गया, क्या होगा? 7/36। पहले ही बार में ड्रॉ किए और परफेक्ट स्क्वायर आ गया, और जैसे ही आ गया हम रुक गए। या पहले बार में नहीं आया हो, परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं आया हो, प्राइम भी नहीं आया हो, तभी एक्सपेरिमेंट क्या होगा? आगे प्रोसीड करेगा। तो दोनों ही नहीं आया, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी?
14/36 है ना। ये क्या चीज हो गई, ना तो परफेक्ट स्क्वायर आया ना तो प्राइम नंबर आया, दोनों ही नहीं आया। अगर दोनों में से एक भी आ जाता तो एक्सपेरिमेंट रुक जाता। तो या तो परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं आया, प्राइम नंबर भी नहीं आया, और दूसरे बार में क्या आ गया, परफेक्ट स्क्वायर आ गया। बात समझे। प्लस पहली बार में भी नहीं आया, दूसरे बार में भी नहीं आया, तीसरे बार में आ गया अपना क्या, परफेक्ट स्क्वायर, एंड सो ऑन, प्रोसेस इज रिपीटेड। तो किसका क्वेश्चन है, इनफाइनाइट टाइम्स इनफाइनाइट जीपी का क्वेश्चन। समझ में आया। अब ऊपर क्या लेना है, ये चीज तो हो चुकी है, उसको नीचे लिखे, उसको सैंपल स्पेस बना लिए। जो चीज ऊपर है, परफेक्ट स्क्वायर इज एन ऑड नंबर, तो ऑड नंबर के कारण ऊपर खत्म होना चाहिए। तो ये ऑड नंबर कितने हैं, ऑड कितने हैं देखो, ऑड का परफेक्ट स्क्वायर कितना तरीके से, 4। तो पहले बार में ही फेंकिए और ऑड आ जाए 4/36। प्लस पहले बार में तो कुछ भी ना आए, ना स्क्वायर आए ना प्राइम नंबर आए, तभी वो आगे बढ़ पाएगा एक्सपेरिमेंट। और दूसरे बार में क्या आ जाए, ऑड नंबर, ऑड ऑड वाला परफेक्ट स्क्वायर, सॉरी है ना। फिर ये तीसरे बार में भी ऐसी हो, पहले बार में ना आए, दूसरे बार में ना आए, और तीसरे बार में आ जाए। ऐसे करते करते कब तक जाएगा, इन्फिनिटी। तो ये आ जाएगा क्या आपका रिक्वायर्ड आंसर। तो इसको कैलकुलेट करेंगे बच्चों अपन, कैसे करेंगे, ऊपर भी जीपी का फॉर्मूला लगाएंगे, नीचे भी जीपी का फॉर्मूला लगाएंगे। क्या है, a/1 माइनस कॉमन रेशियो क्या होगा बच्चों, 14/36, और यहां क्या होगा, a/1 माइनस कॉमन रेशियो, यहां पे भी क्या होगा बच्चों, 14/36। तो ये दोनों तो क्या हो गया, कैंसिल, ये और ये भी क्या हो गया, कैंसिल। तो आंसर क्या आया, 4/7 आई, किसकी वैल्यू, पी की वैल्यू। ठीक, पी की वैल्यू आ गई 4/7। अब उसके बाद बोला है 14p चाहिए मेरे को, क्या चाहिए, 14p। तो 14 इंटू 4/7, तो 7 कितना था बच्चों, 2, तो आंसर क्या है 8। एक बार देखो तो कोई, सबको क्लियर, कोई दिक्कत। क्या दिया क्वेश्चन में, लेट C1 एंड C2 बी टू बायस्ड कॉइंस सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, C1 में प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड कितना है 2/3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल कितना हो जाएगा 1/3। C2 में प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड कितना है 1/3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल कितना हो जाएगा 2/3। सपोज अल्फा विद द नंबर ऑफ हेड्स अपीयर ऑन C1 व्हेन टॉस ट्वाइस, बीटा अल्फा इसके लिए बच्चों, बीटा इसके लिए। अब प्रोबेबिलिटी डेट इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल एंड इक्वल रूट्स होने चाहिए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, x² माइनस अल्फा एक्स प्लस बीटा, इससे क्या होगा, माइनस अल्फा का स्क्वायर माइनस 4 बीटा बराबर 0, क्या d बराबर 0 रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए। तो अल्फा स्क्वायर बराबर क्या आ गया 4 बीटा। अब ये बराबर कब होंगे, केस 1, जब अल्फा भी 0 हो और बीटा भी 0, मतलब दोनों में 0 टाइम्स हेड आए। तो अल्फा में, अल्फा को 2 बार उछाल रहे हैं, मतलब C1 को 2 बार उछाल रहे हैं, दोनों बार ही टेल आना चाहिए। तो दोनों बार ही टेल कैसे आएगा, इस C1 के लिए लिख रहा हूं ना, 1/3 इंटू 1/3। C2 को उछाल रहे हैं, दोनों बार ही क्या आना चाहिए, टेल आना चाहिए, तो उससे क्या होगा 2/3 इंटू 2/3। तो टोटल कितना हो गया बच्चों 4/3 का पावर 4, 81। ठीक है, ये बात समझ में आई। ये क्या है, प्रोबेबिलिटी जब अल्फा भी 0 है और बीटा भी 0 है। सेकंड केस क्या बनेगा बच्चों, अल्फा को 2 ले लो, बीटा को 1 ले लो। अल्फा को 2 ले लिए और बीटा को 1 ले लिए, तो ये बराबर हो जाएगा, देखिए अल्फा स्क्वायर बराबर 4 बीटा, अल्फा को 2 लूंगा तो 2 का स्क्वायर बराबर 4 इंटू 1, कोई दिक्कत तो नहीं। अब अल्फा 2 मतलब बोथ टाइम्स क्या आना चाहिए, हेड आना चाहिए। तो बोथ टाइम्स हेड कैसे आएगा 2/3 इंटू 2/3, 2/3 इंटू 2/3। अब यहां पे क्या आना चाहिए, एक ही बार हेड आना चाहिए और एक बार टेल आना चाहिए। तो पहले सबसे पहले आपका सवाल होगा कि कौन सी बार, तो दो में से कोई भी एक बार, 2C1
क्या लिखेंगे 2C1। दो में से कोई भी एक बार क्या आना चाहिए, हेड आना चाहिए, टेल आना चाहिए। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है बच्चों 2/3, टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/3। क्लियर सबको, है ना। कैसे बोल सकता हूं ऐसा, एक बार हेड टेल आया, एक बार टेल एच आया, इसका 2C1 हो गया, 2 तरीके, और फिर दोनों में वो मल्टीप्लाई कर दिए। कितना हुआ बच्चों ये 4/9, और ये कितना हुआ 4/9, ये कितना हो गया बच्चों 16/81। ठीक, तो अब ये दोनों प्रोबेबिलिटीज को क्या करना है, ऐड करना है। क्यों, दोनों ही केसेस से रियल एंड इक्वल रूट्स आ सकते हैं। तो पहला कितना था 4/81, दूसरा कितना था 16/81, दोनों मिलकर कितना हो गया 20/81, ऑप्शन बी। ठीक है, होपफुल हूं आप लोग क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग अगले सवाल की ओर। लेट mod x denote the number of elements in the set x। मतलब ये mod x क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताता है। तो अगर कोई पूछे mod s क्या होगा तो आप क्या बोलोगे 6। कितने लोग हैं यहाँ पे 6 है तो 6। वेयर ईच एलिमेंट इज इक्वली लाइकली टू ऑकर, मतलब 1 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 है, 2 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 है, 3 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 है। और इक्वली लाइकली लिखे रहने से ही हम क्या लगा सकते हैं प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट, उसके बिना नहीं लगा सकते। ठीक, A and B are independent event associated with S। A और B इंडिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंट का क्या पहचान होती है कि P ऑफ A इंटरसेक्शन B क्या होता है P ऑफ A इंटू P ऑफ B। ये लगाना हमारे लिए जरूरी है। P ऑफ A इंटरसेक्शन B क्या होगा P ऑफ A इंटू P ऑफ B। ये चीज फॉलो होना चाहिए। ऐसे A और B हमको क्या करने हैं सेलेक्ट करने हैं विथ S, एसोसिएटेड विथ S, मतलब वो कहां से निकल रहे हैं S से निकल रहे हैं। अब P ऑफ A इंटरसेक्शन B क्या होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B, इसको हम मॉड ऑफ A इंटरसेक्शन B बोल सकते हैं, डिवाइड बाय 6, क्योंकि 6 है। जैसे अगर समझ लो डाइस फेंक रहा हूं, मल्टीपल ऑफ 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 2 वाले के जितने हैं 2 4 6 3 डिवाइड बाय क्या 6। तो वैसे ही A इंटरसेक्शन B के जितने एलिमेंट है डिवाइड बाय 6, उसकी क्या होगी प्रोबेबिलिटी। वैसे ही इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी n ऑफ A डिवाइड बाय 6, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी n ऑफ B डिवाइड बाय 6। तो ये 6 से 6 क्या हो गया कट गया। तो यहां से एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हुई क्या बच्चों 6 इंटू एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी। ये कौन सी रिलेशनशिप है जिससे हम बोल सकते हैं कि जो हमारे सिलेक्शन होगा उसमें जो टर्म्स होंगे वो इंडिपेंडेंट होंगे। ये लगाना जरूरी है, बस सुन में। अब कितने ऐसे ऑर्डर्ड पेयर हो सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी 1 से बड़ा होना चाहिए और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए बी से भी ज्यादा होना चाहिए। ऐसे कितने तरीके हो सकते हैं। ठीक, तो अब देखो यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी 6 इंटू ए इंटरसेक्शन बी के बराबर होगा। मतलब ये बात समझ में आ रही है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी मल्टीपल ऑफ 6 होगा। क्यों, ए इंटरसेक्शन बी में क्या क्या आ सकता है, एक एलिमेंट, दो एलिमेंट, तीन एलिमेंट, चार एलिमेंट, तो 6 इंटू 1 6 इंटू 2 6 इंटू 3 6 इंटू 4। तो ये बात समझ में आई। तो एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी क्या होने वाला है मल्टीपल ऑफ 6। एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी मल्टीपल ऑफ 6 होना चाहिए। तो सबसे पहले कर रहे हैं एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को हम मान ले रहे हैं 1। क्या मान रहे हैं 1। ठीक, तो 1 मानेंगे तो एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी कितना आएगा 6। इस इक्वेशन में रखेंगे तो अब 6 आया। तो ये कब हो सकता है कि एन ऑफ ए को मैं दे दिया 3, एन ऑफ बी को दे दिया मैं कितना बच्चों 2, और मेरे को पता ही है इंटरसेक्शन क्या है 1। ठीक, अब ये कैसे अरेंज हो सकता है ये देखिए, वेन डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ये बना दिया अपन क्या एक ये ए के लिए, ये
बी के लिए, ये ए के लिए, ये बी के लिए। एन ऑफ ए में कितने लोग आने चाहिए? 3 लोग। तो एक ये इधर, इंटरसेक्शन में कितने लगाना चाहिए? 1 लोग। एन ऑफ बी में कितने आने चाहिए? 2 लोग। तो एक यहां हो गया, तो एक यहां। कितने लोग बच गए बच्चों? कितने लोग आए यहाँ पे टोटल? 4 लोग आए ना। तो 2 लोग क्या होंगे? बाहर होंगे। ये बात समझ में आई? इसका सिलेक्शन इस टाइप से होगा, इसका वेन डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन ये होगा। तब यहां पे एन ऑफ ए कैसे लिखूंगा? 6C3, 6 में से कोई भी 3 चुना, जो किस में जाएंगे? ए में। ये किसके लिए चूज किया? ए के लिए। अब मैं चूज करूंगा ए इंटरसेक्शन बी के लिए। किसके लिए चूज करूंगा? ए इंटरसेक्शन बी के लिए। वो जो 3 चुनाए गए हैं उनमें से कोई एक कहां जाएगा? 3C1 किस में आएगा? ए इंटरसेक्शन बी में। ठीक। अब बचे कितने लोग हैं? ये 3 लोग तो हो गए, बचे कितने लोग हैं? 3 लोग। उन 3 में से कोई भी एक कहां जाएगा? बी में। करो कैलकुलेट, कितना हुआ? 6C3 होता है 20, 20 इंटू 9 180। ये बात समझ में? बी के लिए चुनने के लिए, बी में एक आदमी आएगा, ए में 3 आदमी आए और एक कॉमन है। नहीं समझ में आया? एक बार फिर से देख लो, क्या नहीं समझ में आया तुमको? बड़ा वाला देख लो। ये वेन डायग्राम भरना है, मान लीजिए ना, ए में 3 लोग आने चाहिए, एक कॉमन होना चाहिए। बी में 2 लोग आने चाहिए, तो एक तो कॉमन ही है। तो टोटल हुए 4 है, कितने? 6। तो 2 लोग बाहर हो गए। तो सबसे पहले चुनाव किए, ये पूरे ए गोलेगा। किसका चुनाव किए? पूरे ए गोलेगा। तो लिखे 6C3। पूरा सिलेक्शन कितने का हो गया? ए का। फिर हम चुनाव किए बीच वाले आदमी का। तो वो कहां से चुनाव करेंगे? जो ए में 3 लोग हैं उन्हीं में से कोई एक। तो क्या लिखे? 3C1। तो ये किसका चुनाव हो गया? इंटरसेक्शन का। अब बी के लिए एक तो चुने ही किया है ऑलरेडी, अब बचा चुनना कितना है? एक। तो कितने में से चुनोगे? जो लोग अभी सेलेक्ट नहीं हुए हैं, ये बिंदु और ये बिंदु में से कोई भी एक। तो क्या लिखोगे? 3C1। ये कितना हुआ? 20 इंटू 3 इंटू 3 कितना हुआ? 180। ठीक। ओके। फिर अगला क्या कर सकते हैं बच्चों हम लोग? एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मेरा 1 ही है अभी। एन ऑफ ए को कितना मान लिया? 6। एन ऑफ बी को कितना मान लिया? 1। अब इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा एक बार सोचिए। एन ऑफ ए में पूरे लोग आने हैं, 6 के 6। इंटरसेक्शन में सिर्फ एक आना है। और यहां पे कितने लोग आने हैं फिर? 5 लोग यहां आने हैं। यहां पे कुछ आना है? यहां पे कुछ आना है? नहीं। तो सबसे पहले ए के लिए करेंगे। कैसे करेंगे? 6C6। कैसे करेंगे? 666। कोई और तरीका ही नहीं है। फिर वो जो 6 चुने गए हैं उनमें से एक कहां डालना है हमने को? इंटरसेक्शन में डालना है। तो ए इंटरसेक्शन बी में कितना आएगा? 6C1। फिर बी में कुछ डालना है क्या? बच्चे बी का तो खत्म हो गया जो डालना था। तो क्या हो गया? 1। कितना हुआ देखो, ये 6 तरीके ही हुआ ना। चलिए अब बताइए, और किसी तरीके से इंटरसेक्शन B1 हो गया, और किसी तरीके से क्या मल्टीपल बना सकता है? 3 2 ले लिए, 6 1 ले लिए, और कुछ ले सकते हैं? 2 3 ले सकते हैं क्या? नहीं, इसमें एलिमेंट ज्यादा होना चाहिए। तो बस ये 2 तरीके। अब क्या करेंगे? अगला केस, केस नंबर 2। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को हम क्या मान लिए? 2 मान लिए। तो एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी कितना होगा? 12 होगा। अब ये कैसे कैसे हो सकता है? सबसे पहले इसमें 2.1 लिख रहा हूं ना। एन ऑफ ए को मैं दे दिया कितना? 6। एन ऑफ ए को कितना दे दिया? 6। तो एन ऑफ बी को कितना दे दिया? 2। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मेरे को पता ही कितना है? कितना है? 2 है। अब ये कैसे होगा देखिए। सबसे पहले ए का चुनाव करेंगे। कैसे करेंगे? 6 6 C6 6।
फिर कॉमन एलिमेंट का, तो कॉमन एलिमेंट का कैसे करेंगे, अभी आपको दिखाया हूं मैं, है ना। ए में पूरे 6 लोग आने हैं, तो 4 लोग इधर आएंगे, 2 लोग यहां बीच में आएंगे, और बी के लिए कुछ होगा बच्चों, बी में कुछ जाने वाला है, इसके बाद यहां पे कुछ आने वाला है, नहीं आने वाला है। क्यों नहीं आने वाला, क्योंकि बी में 2 आने वाले थे जो वो इंटरसेक्शन में ही आ गए। इनटू, अब मेरे को ये ए का सिलेक्शन हो गया, अब किसका सिलेक्शन करना है, ए इंटरसेक्शन बी का, तो कैसे करेंगे 6C2। अब किसका सिलेक्शन करना है, बी का, कितना तरीका है, एक, कितना होता है 6 होता है, 6C2 कितना होता है 15। क्लियर सबको। अब इसके बाद 2.2 12 चाहिए मल्टीपल, तो कैसे मिलेगा 4 3, कैसे मिलेगा 4 3। फिर से देखिए, है ना, ए में कितने लोग आने चाहिए 4, और इंटरसेक्शन कितने आने चाहिए 2, इंटरसेक्शन 2 हो गए तो बाहर कितने होंगे 2। बी में कितने आने चाहिए 3, इंटरसेक्शन में ही 2 आ गए तो यहां कितने होंगे 1। बात समझ में आई? तो 4 कैसे सिलेक्ट होगा, 6 में से कोई भी 4 सिलेक्ट हो गया, ए के लिए सिलेक्शन। इंटरसेक्शन वाले कैसे सिलेक्ट करेंगे, जो 4 सिलेक्ट हुए हैं उनमें से 2 कॉमन एलिमेंट होंगे, बचा हुआ सिलेक्शन किसका करना है, बी का, है ना। अब देखो ये 5 लोग इस गोले में है, तो बाहर कितने होंगे 2, तो ये 4 लोगों का सिलेक्शन कर चुके हैं, अब इन दोनों में से कोई एक सिलेक्ट होना है, क्या होगा, करिए कितना आ रहा है 180, 6C4 होता है 15, 4C2 होता है कितना 6 × 2 कितना आ गया 180। क्लियर। अब बताइए कोई भी और तरीके से मल्टीपल 12 हो सकता है, 6 2 हो गया, 4 3 हो गया, कोई और तरीके से मल्टीपल 12 हो सकता है, नहीं। बढ़ो आगे, अब क्या है केस 3, n ऑफ a इंटरसेक्शन b बराबर कितना बच्चों 3, तो n ऑफ a इंटू n ऑफ b कितना होना चाहिए 18। अब ये कैसे हो सकता है 3.1 कितना 6 और 3, a इंटरसेक्शन b भी कितना है बच्चों 3। इसका लिखूं, हम डायरेक्ट लिखूं बिना वेन डायग्राम बनाए, पहले ए के लिए सिलेक्शन C6 पूरे 6 के 6 सिलेक्ट हो गए। अब कॉमन के लिए सिलेक्शन 6C3, अब जितने कॉमन के अलावा बी में कुछ एक्स्ट्रा बचेगा तो 1, 6C3 कितना होता है 20। ठीक, अब 3.2 और बताइए, और किसी तरीके से मल्टीपल 18 हो सकता है, नहीं हो सकता ना, और किसी तरीके से मल्टीपल 18 नहीं हो सकता, 9 2 थोड़े लिख दूंगा और हो गया खत्म। अब केस क्या बच्चों 4, n ऑफ a इंटरसेक्शन b कितना बच्चों 4, n ऑफ a इंटरसेक्शन b कितना 4, तो n ऑफ a इंटू n ऑफ b कितना होगा 24, तो n ऑफ a को कितना देना पड़ेगा आपको 6, n ऑफ b को कितना देना पड़ेगा 4, तो इसका आंसर क्या होगा 6C6 इंटू 6C4 इंटू 1, है ना, ये जैसे लिखे अपन अभी। ठीक है, तो ये कितना आता है 15। और कोई तरीका है 24 आने का, केस 5 क्या हो गया n ऑफ a इंटरसेक्शन b कितना 5, तो n ऑफ a इंटू n ऑफ b कितना होगा बच्चों 30। ये कब होगा बस जब n ऑफ a को कितना दें 6, n ऑफ b को कितना दें 5, तो a इंटरसेक्शन b क्या होगा 5 होगा, तो 6C6 से a को सिलेक्ट किए, फिर कॉमन को सिलेक्ट करना है तो उसी 6 में से 5 को सिलेक्ट कर दिए, और कुछ बचा b के लिए तो कोई सिलेक्शन ही नहीं है, कितना हुआ ये 6। अब बताओ 36 ले सकता हूं क्या, 36 6 इंटू 6 में आएगा, और हमको ये दिया हुआ है क्या होना चाहिए वो लेस देन होना चाहिए। अब सब केसेस को क्या करना है नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, इन सब केसेस को क्या करना है ऐड। तो पहले में कितने हैं 180 प्लस 6 186, 186 प्लस 180 प्लस 15 कितना हुआ
180 प्लस 6 प्लस 15 प्लस 180, उसके बाद क्या आया बच्चों? 20, 15 और 6 प्लस 20 प्लस 15 प्लस 6, करिए सबको ऐड। 422 वेज, तो आंसर कितना आएगा? 422। ओके, क्या करना है बाद में? ऐड ऑल केसेस। कोई इश्यू किसी को? पक्का? तो पहले ए का सिलेक्शन किए, फिर कैसे सिलेक्शन किए? ए इंटरसेक्शन बी का सिलेक्शन किए, और फिर जो बच गया उसमें बी का सिलेक्शन किए। क्लियर? और इंडिपेंडेंट वाला केस लेना सबसे ज्यादा पहले जरूरी था, तो वो कैसे निकाले समझ में आया? उसके बिना मत चालू जाना कि ए को 6 लेंगे, बी को 1 2 3 ले लेंगे, ऐसे में नहीं भाई, वो तो कुछ इंडिपेंडेंट भी होना चाहिए इवेंट्स। ओके, अगला सवाल दिया हुआ बच्चों, लेट बैग B3 B1 B2 B3, B1 कंटेन्स 5 रेड बॉल, B1 बना लो। क्या क्या है बच्चों? 5 रेड और 5 ग्रीन। B2 क्या है बच्चा लोग? B2 क्या है? 3 रेड और 5 ग्रीन। B3 क्या है बच्चों? 5 रेड 3 ग्रीन। B1 B2 B3 है प्रोबेबिलिटी। अच्छा, बैग को चुनने की प्रोबेबिलिटी दी गई है। बी मतलब बैग चुनने की प्रोबेबिलिटी क्या है? P ऑफ B1 कितना दिया है? 3/10। P ऑफ B2 कितना दिया हुआ है? 3/10। और P ऑफ B3 कितना दिया है? 4/10। मतलब इस बैग को चुनने की रिस्पेक्ट प्रोबेबिलिटी है। ए बैग इज सिलेक्टेड एट रैंडम, ए बॉल इज चूजन फ्रॉम द बैग। एक ही बॉल, एक बैग सेलेक्ट हो रहा है, एक ही बैग बॉल चूज हो रहा है। तो मेरे ख्याल से ये सवाल मेरी मदद तो जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग खुद से कर लेंगे। प्रोबेबिलिटी डेट चूजन, क्या है सवाल? प्रोबेबिलिटी डेट चूजन ग्रीन बॉल, प्रोबेबिलिटी डेट द चूजन बॉल इज ग्रीन गिवन डेट सेलेक्टेड बैग इज B3। मतलब B3 सेलेक्ट हो गया है, B3 सेलेक्ट हो गया है, ऑप्शन ए कर रहे हैं ना। B3 सेलेक्ट हो गया है, अब सेलेक्ट हो गया है तो उसको दोबारा सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी इंक्लूड नहीं करेंगे। अब उसके बाद 3/8 होगा क्या? तो B3 सेलेक्ट हो गया, उसमें ग्रीन बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3/8 होगी ना भाई, तीन ही तो बॉल है, ग्रीन बॉल है और टोटल बॉल कितनी है? 8। 3/8, तो ये ऑप्शन क्या हो गया? सही। प्रोबेबिलिटी दैट चूजन बॉल इज ग्रीन बॉल, तो चूजन बॉल इज ग्रीन बॉल, तो किस किस रास्ते से ग्रीन बॉल आ सकती है? B1 सेलेक्ट करो और उसमें से ग्रीन बॉल निकाल लो। B1 सेलेक्ट करने की चांसेस क्या है? 3/10। उसमें से ग्रीन बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 5/10 प्लस B1 और उसमें से ग्रीन ऑफ B1। ठीक है, उसके बाद B2 सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 3/10। उसमें से ग्रीन बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 5/8। B3 सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है? उसमें से ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? इन सबको ऐड कर दोगे, 3/8 ना, इन सबको अगर ऐड कर दोगे आप, तो आपको क्या हो जाएगा आंसर? तो पहले ये कितना आ रहा है बच्चों? 5 कितने 2 जा, तो 3/20 प्लस 15/80 प्लस कितना हो गया? 12/80। एलसीएम ले लेता हूं 80, यहां कितना आएगा? 4। 12 प्लस 15 प्लस 12 कितना आ रहा है बच्चों? 39/80। सबको समझ में आया? ये प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या है? ग्रीन। अब ग्रीन किसके रास्ते हो सकती है? B1 के रास्ते, B2 के रास्ते, है ना, और किसके रास्ते? B3 के रास्ते। कोई इश्यू किसी को? पक्का? अब तो ये भी ऑप्शन क्या है? सही। प्रोबेबिलिटी डेट द सेलेक्टेड बैग इज B3 गिवन डेट द चूजन बॉल इज ग्रीन इज इक्वल टू 5/13। तो बच्चों ये किसका सवाल हो गया? बेस थ्योरम का सवाल हो गया। हमको पता है कि ग्रीन बॉल है, वो B3 के रास्ते आई होगी, ये बताना है। तो कैसे करेंगे? ऑप्शन सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 गिवन डेट ग्रीन। तो नीचे क्या लिखोगे?
प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन आने की, ऊपर क्या लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 इंटरसेक्शन ग्रीन, B3 की रेस से ग्रीन, ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, निकालें अभी 39/80। B3 की रेस से ग्रीन आने की प्रोबेबिलिटी वो भी निकालें क्या अपन, B3 को सेलेक्ट करने का तरीका क्या है, 4/10, और उसमें से ग्रीन बॉल सेलेक्ट करने का तरीका क्या है, 3/8। तो क्या लिखेंगे, 4/10 इंटू 3/8। अब इसको कैलकुलेट करना है, 80 से 80 कितना है बच्चों, 12/39। तो 3 की टेबल में आ रहा है 4/13। तो क्या सही है, 5/13 दिया है, तो ये क्या हो गया, गलत। प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड बैग इज B3, प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड बैग इज B3 एंड द चूजन बॉल इज ग्रीन, मतलब आपको बताना है B3 भी सिलेक्ट हुआ हो और ग्रीन बॉल भी सिलेक्ट हुआ हो। तो हम कैसे लिखेंगे, B3 कैसे सिलेक्ट होता है, D, है ना। तो B3 सिलेक्ट होगा 4/10 और ग्रीन बॉल उसमें से कैसे सिलेक्ट होगा, तो ये हो जाएगा आपका आंसर, क्या होगा 3/20। ठीक है, बात समझ में आई। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, ओके। तो कौन कौन से ऑप्शन सही हुए, ए और बी। ठीक, समझ में आई बात। अचानक से कूद जाता है, चलिए सबको क्लियर है बच्चों। मैं ना अब बस आपसे आग्रह कर रहा हूं कि इस क्वेश्चन को पढ़िए, मैट्रिक्स का है। लेट एस बी द सैंपल स्पेस ऑफ ऑल 3x3 मैट्रिक्स जिसके सेट्स एंट्री क्या है 0 और 1। इवेंट E1 है कि डिटरमिनेंट 0 होना चाहिए, इवेंट E2 है कि सम ऑफ द एंट्रीज आर 7 होना चाहिए। E1 क्या है, डिटरमिनेंट ए 0 होना चाहिए, और E2 क्या है, सम क्या होना चाहिए, एंट्रीज का सम क्या होना चाहिए 7। इफ ए मैट्रिक्स इज चूजन एट रैंडम द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट P ऑफ E1 by E2, ये निकालना है। तो ये क्या होता है बच्चों, P1 ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 डिवाइड बाई P ऑफ E2। बच्चों P ऑफ E2 क्या होता है, N ऑफ E2 डिवाइड बाई N ऑफ S सैंपल स्पेस। इंटरसेक्शन क्या होता है, N ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 डिवाइड बाई सैंपल स्पेस। ये दोनों डिवाइड कर दूं, तो अगर दोनों के नंबर ऑफ तरीके निकाल लूं, मतलब सबसे पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E2, मतलब कितने तरीके से सम 7 होता है वो पता कर लूं, और उनमें से उसका इंटरसेक्शन, उनमें से कितनों का डिटरमिनेंट 0 है वो पता करके ऊपर लिख दूं, तो मेरी प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी। समझे बात को। तो मेरा आप लोगों से आग्रह है कि कितने जैसे मैट्रिसेस बनेंगे जिसका सम 7 आएगा, एंट्रीज का बनाइए। सम 7 कितने तरीके से आ सकता है, 7 1 हो, 1 2 3 4 5 6, 7 1 हो और 2 0 हो, तभी तो सम 7 आएगा। और कोई तरीका है सम 7 आने का, 1 और 0 यूज करके तो और कोई तरीका ही नहीं है। तो मेरे पास कितने प्लेसेस हैं 3x3 मैट्रिक्स में, 9। उनमें से 7 जगह क्या आना चाहिए 1, और 2 जगह क्या आना चाहिए 0। तो क्या लिख दूं, 9C7 से 7 जगह चुने जहां पे मेरे को 1 डालना है, कोई भी 7 जगह हो सकती है। तो ये क्या हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E2 कितना आ रहा बताइए, 9C7 और 9C2 एक ही होता है, कितना है 36। ठीक, अब यहां तक क्लियर। अब हम N ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 कर रहे हैं, मतलब जितने 7 एलिमेंट्स, 7 1 और 2 0 वाले जितने भी मैट्रिसेस बन रहे हैं, उनमें से कितने का डिटरमिनेंट 0 है ये पता कर रहे हैं। बात समझ में आई। अब मेरे को बताओ, डिटरमिनेंट ऐसे आदमी का 0 होगा क्या, होगा ना। अगर 2 रो सेम हो गई तो डिटरमिनेंट 0 हो गया बच्चों, है ना। 2 रो सेम हो गई तो डिटरमिनेंट 0 होना ही होना है। वैसे ही 2 कॉलम हो गई तो भी डिटरमिनेंट 0 होना है, 2 कॉलम भी सेम हो गए तो। ठीक, तो बच्चों हमको ये इंश्योर करना है कि ये जो
2 0 और एक 1 है, जो 2 0 और एक 1 है, या तो वो सिर्फ एक ही रो में आए या तो वो सिर्फ एक ही कॉलम में आए। उसके अलावा आप अगर समझ लो अलग अलग कॉलम में डाल दिए, जैसे मान लिया 1 0 1 0 1 1 1 1 1 ऐसे डाल दिए, इसका डिटरमिनेंट निकालिए, देखिए क्या आ रहा है। 1 के साथ क्या आ रहा है 0, माइनस 1 के साथ क्या, प्लस 1 के साथ क्या आ रहा है -1, तो डिटरमिनेंट क्या आ रहा है -1, 0 तो नहीं आ रहा है। तो याद रखिए 0 तभी आएगा जब 2 0 और एक 1 सिर्फ या तो एक रो में हो या तो एक कॉलम में हो, तभी तो बाकी दो रो और बाकी दो कॉलम आएंगे और सेम आएंगे और डिटरमिनेंट 0 होगा। ये बात समझ में आई? तो अब केस 1, 2 0 और एक 1 रोज में आ रहे हैं, किस में आ रहे हैं, रोज में आ रहे हैं। ठीक, तो कितने तरीके से रोज में आ सकते हैं, 3C1, तीनों में से किसी भी रो में आ सकते हैं। वहां पे वो कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं, 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। क्यों ये बनाया हूं मैं, कोई ये बनाया है, कोई ये भी बना सकता है 1 1 1 1 1 1 0 1 0, कोई ये भी बना सकता है, इसकी जगह क्या लिख दिए 0 0 1। सब में तो ऊपर दो के रो सेम है ना भाई, डिटरमिनेंट तो 0 ही आना है। तो ये आपस में कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं किसी भी रो में, 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 रिपीट हो रहे हैं इसलिए डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल लिख दिए। 1 कितने तरीके से सजेंगे, 1 तो बाकी सब जगह 1 सजाना है, तो एक ही तरीका है, सबके सब जगह 1 ही तो डालना है। अलग अलग तरीके से 1 थोड़ी डालूंगा, कभी लेफ्ट हैंड से कभी राइट हैंड से, ऐसा तो नहीं होगा। फिर केस क्या बच्चों 2, 0 0 1 कहां पे आना है, कॉलम में। कितने कॉलम है, तो 3C1 में से कोई से, ये बच्चों ये रो का सिलेक्शन था, वैसे ही यहाँ पे किसका सिलेक्शन है, कॉलम का। अब वहां पे 0 0 1 कितने तरीके अरेंज कर सकते हैं, ये किसका अरेंजमेंट है 0 0 1 का अरेंजमेंट। फिर बाकी बचे 1 कितने तरीके से अरेंज हो जाएंगे, कितना हो गया, ये कितना है 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, टोटल वेज कितने हो गए बच्चों 18। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाई E2 18 बाई 36, 1 बाई 2 0.5। ठीक है, ठीक है, समझ में आई बात। डिटरमिनेंट कैसे 0 हुआ, जब भी 2 रो और 2 कॉलम सेम होगा तो डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा। तो बाकी सब जो 2 रो को 1 1 1 बनाना है, तीसरे को वो बनाना है, तो वो अपन आपके साथ अरेंज कर ले, किसी को कोई इशू। और पहला नंबर ऑफ कितने तरीके से सम 7 होगा, वो तो एकदम ही आसान था। अगला सवाल है बच्चों, पैराग्राफ क्वेश्चन है। देयर आर 5 स्टूडेंट्स S1 S2 S3 एंड S5 in a music class. For them 5 seats R1 R2 R3 R4 and R5 are arranged in a row. 5 स्टूडेंट है, S1 S2 S3 S4 S5, उनके लिए क्या है, सीटें हैं। सीट क्या है बच्चों, R1 R2 R3 R4 R5, वेयर इनिशियली RI इज अलॉटेड SI, मतलब स्टूडेंट 1 R1 पे बैठता है शुरू में, स्टूडेंट 2 R2 पे बैठता है, स्टूडेंट 3 R3 पे बैठता है, स्टूडेंट 4 R4 पे बैठता है। बट ऑन एग्जामिनेशन डे के दिन 5 स्टूडेंट्स आर सिलेक्टेड रैंडम एंड अलॉटेड 5 सीट्स। कोई भी 5 मतलब पांचों स्टूडेंट्स को रैंडमली सीट अलॉट करेगी। ठीक, अब इसके बाद सवाल शुरू हो रहा है। पहला सवाल क्या है, द प्रोबेबिलिटी डेट ऑन एग्जाम डे S1 को तो उसकी सीट मिली लेकिन बाकी लोगों को नहीं मिली, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। करिए, प्रोबेबिलिटी S1 को तो उसकी सीट मिली, बाकी लोगों को नहीं मिली है। पहले तो सैंपल स्पेस लिखिए कितने तरीके से बैठ सकते हैं, और उसमें फेवरेबल S1 को सही मिले, बाकी सबको ना मिले, बाकी एक को भी सही नहीं मिलना। कुछ एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में जो बहुत फेमस है, वो यूज होगा। देखिए सबसे पहले नीचे लिखेंगे सैंपल स्पेस, तो 5 लोग हैं, 5 सीटें हैं, कितने तरीके से बिठा सकते हो, 5 फैक्टोरियल, रैंडमली बिठाना है ना। ऊपर लिखेंगे फेवरेबल केसेस, फेवरेबल केसेस मतलब S1 को तो R1 मिल गया, S1 को R1 कितने तरीके से मिल सकता है, एक तरीके से,
और कोई तरीका थोड़ी ना S1 को R1 में बैठाने का, ठीक है। बाकी 4 लोगों को मिलना ही नहीं चाहिए, मतलब क्या, डी अरेंजमेंट, 4 लोगों का डी अरेंजमेंट, 4 फैक्टोरियल 1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, जो आंसर है वो आपका आंसर है। 4 लोगों का डी अरेंजमेंट कैसे करते हैं, 4 फैक्टोरियल 1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल। 4 है तो 4 तक जाएंगे, 5 होता तो यहाँ पे माइनस 1/5 फैक्टोरियल और आता है। अब क्या होगा देखिए, 1 माइनस 1 तो 0 हो गया, 5 फैक्टोरियल कितना होता है बच्चों, 120 लिख दूं, 4 फैक्टोरियल होता है 24, ये लिख दूं, नहीं लिखते अभी 24, चलो ठीक लिख दिए। तो 1/2 माइनस 1/6 प्लस 1/24, अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं बच्चों, कितना आएगा 12 माइनस 4 प्लस 1 डिवाइड बाई 120, कितना हो रहा है बच्चों, 12 माइनस 4 प्लस 1 और डिवाइड हो रहा है बच्चों 3/40। ऑप्शन है, सबको समझ में आया, पक्का। और बच्चों ये भी साथ साथ प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन भी इस्तेमाल पढ़िए। कभी कभी ऐसा भी डी अरेंजमेंट का सवाल आ सकता है कि ये बोल सकता है कि S2 हमेशा R2 में ही बैठता है और बाकी लोग कोई सही नहीं बैठता, उसके लिए कीजिए आप, तो उसके लिए डी अरेंजमेंट का फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते, नोट्स में किए हैं उसको करो रिवाइज। क्या रिवाइज करना है, इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी रिवाइज करना है और डी अरेंजमेंट भी रिवाइज करना है, ठीक। चलिए क्वेश्चन पार्ट 2, शुरू का पैराग्राफ तो सेम है। क्या बोला है, फॉर I 1 2 3 4 TI denotes the event that student SI and SI plus 1 do not sit adjacent to each other, मतलब S1 और S2 आजू बाजू नहीं बैठे, S2 ना तो S3 के बाजू में बैठा है ना तो S1 के बाजू में बैठा है। देन द प्रोबेबिलिटी डेट, कोई भी आजू बाजू नहीं बैठा है, मतलब T1 मतलब क्या होगा, T1 मतलब क्या होगा, I की जगह 1 डालेंगे, S1 S2 नहीं बैठे हैं। T2 मतलब I की जगह 2 डालेंगे, S2 और S3 नहीं बैठे, मतलब ये सबका इंटरसेक्शन बोल दिया, मतलब कोई भी आजू बाजू वाले S1 S2 एडजेसेंट वाले साथ में नहीं बैठे हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, ठीक है। तो नीचे सैंपल स्पेस तो मैं लिख दे रहा हूं 5 फैक्टोरियल, सैंपल स्पेस मैं लिख देता हूं 5 फैक्टोरियल, ठीक। अब ऊपर एडजेसेंट वाले साथ में नहीं बैठने चाहिए, सोचिए क्या कोई पढ़े ऐसा कुछ कि एडजेसेंट वाले साथ में नहीं बैठने चाहिए, कोई भी एडजेसेंट साथ में नहीं बैठना चाहिए। अरे तो एडजेसेंट वाले साथ में कोई भी साथ में नहीं बैठना चाहिए, मैंने बच्चों ऐसा सिटिंग अरेंजमेंट कर दिया आप लोगों के लिए, ठीक है, ठीक। अब S1 S2 S3 S4 S5 है और ये सीटें हैं क्या, R1 R2 R3 R4 R5, 5 सीटें 5 लोग, ठीक। अब गिनने के अलावा हमारे पास कोई तरीका नहीं है, क्या करने के अलावा कोई तरीका नहीं है, गिनने के अलावा हमारे पास कोई तरीका नहीं है कि एडजेसेंट वाले आजू बाजू नहीं बैठने चाहिए। सेंटर पे मैं सबसे पहले रखा, किसको रखूं, किसको रखूं, S3 को रख दिए, चलो आपने बोला S3 तो सेंटर पे रख दिया S3 को, ठीक। अब उसके इस साइड और इस साइड कौन बैठ सकता है, S5 S4 बैठ सकता है क्या, इस साइड कौन बैठ सकता है, S, और कोई बैठ सकता है क्या, और कोई नहीं बैठ सकता। S1 के बाजू में कौन आएगा बच्चों, और कोई आ सकता है क्या, इधर कौन आ सकता है, S2, S3 को सबसे पहले सेंटर में बैठा ले, और ये एक तरीका हुआ, इसी को फ्लिप कर दो, S3 इधर, S4 S1 इधर, S5 और S3 इधर, ये कितने तरीके हुए, 2 तरीके। और मेरे को बताइए और कोई तरीका, S5 और क्या था S2, 2 तरीके। क्या S3 को सेंटर पे रख के कोई और तरीके से बैठाला जा सकता है, क्या S5 और क्या मैं यहाँ पे 4 और 2 डाल सकता हूं,
नहीं लगा तो कोई और कोई तरीका है ही नहीं। तो कितने तरीके बने? 2। अब सेंटर पे बैठा ले S2 को। किसको बैठा ले सेंटर पे? S2 को। गिनो कितने तरीके बनेंगे? S2 को बैठा ले तो आजू बाजू ना S3 आ सकता है ना S1 आ सकता है। तो कौन आ सकता है? S5 और S4। S4 के बाजू में S3 आ ही नहीं सकता, तो कौन आएगा? S1 आएगा। S5 के बाजू में ऐसे बैठा लूं या इसको फ्लिप कर दूं? फ्लिप करूंगा तो क्या आएगा? S1 S4 S2 S5 और S3। कितने तरीके बने? 2। और कोई तरीका है बैठाने का? अब S4 को बीच में बैठा लो। किसको बैठा ले? S4 को। तो यहां क्या बैठा सकता हूं? S1 बैठा सकता हूं और S2 बैठा सकता हूं, और कुछ नहीं बैठा सकता ना। 5 बैठा सकता हूं ना 3 बैठा सकता हूं। यहां क्या बैठा लूंगा और यहां क्या बैठा लूंगा? और कोई तरीका नहीं है। और इसको क्या कर सकते हैं? फ्लिप। तो ये भी कितना हो गया? 2। ठीक। अब किसको बैठा लेंगे सेंटर पे? S1। किसको बैठा लेंगे सेंटर पे? S1 को। अब जब S1 को सेंटर में बैठा लोगे तो आपके पास अलग अलग पॉसिबिलिटीज आ सकती है। कैसे? S1 के बाजू में S2 नहीं आ सकता, बाकी सब कुछ आ सकता है। तो एक बार S3 भरे, S4 भरे। क्या भरे? S3 S4। तो यहां क्या भरूंगा? हाँ, और यहां क्या भरूंगा? ये एक तरीका हुआ और इसका फ्लिप। कितने हो गए ये? 2। फिर S1 भरा हो ना। और क्या भर सकता हूं बाजू में? S5 और S3। यहां क्या भरूंगा? यहां क्या भरूंगा? नहीं, अभी यहाँ पे इसमें कुछ नहीं भर सकता, ये समझ में आ रहा है ना? इसमें अब कुछ नहीं भर सकता ना। यहाँ S4 भर सकता हूँ ना यहाँ S2 भर सकता हूँ। तो ये तरीका क्या हो गया बच्चों? तो S1 और यहाँ पे क्या भरा? S4। तो यहाँ क्या भरूंगा और यहाँ क्या भरूंगा? और एक इसका फ्लिप। कितना हुआ? 2। S1 को सेंटर पे रखा हूं ना, S1 को सेंटर पे रखा हूं। S1 को सेंटर पे रखा, और कुछ कर सकता हूं? S3 S4 भरा, S4 S5 भरा, S2 तो भर ही नहीं सकता। और 2 का डिफरेंस वाला भर के देख लिया, वो भी मेरे काम नहीं आया। तो S1 को बीच में रखे तो कितने तरीके आए? 4। एक कॉर्नर वाले को बीच में रखे तो मेरे पास कितने तरीके आए? 4। तो S5 को रखने से भी कितने आएंगे? 4 तरीके। कोई बदलेगा ही नहीं। टोटल सबको ऐड कर दो, सब सारे लोग बीच में आ गए। कितना हुआ? 4 6 4 10 और 4 14। टोटल वेज कितने हुए? 14। अब ये क्या है? 14 बाई, तो 14 डिवाइड बाई 120, 7 डिवाइड बाई ऑप्शन। ठीक है। तो इसका जो पहला पार्ट था, जो डी अरेंजमेंट वाला पार्ट था, वो तो बहुत सिंपल था बच्चों। इस वाले में लेकिन हाँ, क्या था? कोई तरीका नहीं है कि हम एडजेसेंट ना बैठा पाए, ऐसा वाला कोई तरीका नहीं पड़े। किसी एक पेयर को नहीं बैठा पा रहे एडजेसेंट, वो पढ़े कि गैप मेथड लगाती है। किसी कुछ लोगों को हमेशा साथ बैठाना चाहते हैं, वो पढ़े। लेकिन एडजेसेंट वाले समझ रहे हो ना बात को? बाकी क्लियर है? चलिए। 3 randomly selected 3 randomly chosen non-negative integers। नॉन नेगेटिव इंटीजर से मतलब जीरो भी हो सकता है। x plus y plus z satisfies the equation। The probability that z is even। पहले तो मेरे को आप लोग सैंपल स्पेस लिख के दिखाइए। अब उसके लिए परमुटेशन कॉम्बिनेशन आना चाहिए। 3 लोगों का सम नॉन नेगेटिव का x plus y plus z 10 कितने तरीके से हो सकता है? सब लिखो। कैसे पढ़ते हैं हम लोग? लाइक ऑब्जेक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन से पढ़ते हैं। 10 लोगों को 3 लोगों में बांटना है, तो कैसे लिखते हैं? 10 plus 3 minus 1 c 3 minus 1 n plus r minus 1 c r minus 1। कितना हुआ बच्चों ये? 12c2। कितना होता है 12c2? 12 into 11 डिवाइड बाई 2। कितना हो गया? 66। ठीक। अब फेवरेबल। अब क्या लिखना है? फेवरेबल।
z क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। तो z क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। z क्या हो सकता है, नॉन नेगेटिव बोला है मतलब 0 भी हो सकता है। तो उस सूरत हाल में क्या होगा, x प्लस वाई बराबर 10। तो वो कैसे लिखोगे, 10 प्लस 2 माइनस 1 सी 2 माइनस 1 कितना हो रहा है, देखो 11। कितना हो रहा है, 11। फिर z क्या हो सकता है, 2। z 2 होगा तो x प्लस वाई कितना होगा, 8। तो क्या लिखोगे, 8 प्लस 2 माइनस 1 सी 2 माइनस 1 कितना हुआ, 9। कितना हुआ, 9। फिर अगला क्या लेंगे, z बराबर 4। तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा, 6। तो इसको कैसे लिखोगे, 6 प्लस 2 माइनस 1 सी 2 माइनस 1 कितना आ गया बच्चों, 7। फिर z क्या आ गया, 6। तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों, 4। तो इसका आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। फिर z कितना हो जाएगा, 8। तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा, 2। तो इसका आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। फिर z क्या हो जाएगा, 10। तो उसका आंसर क्या आएगा, 1। तो सबको ऐड कर दो। पहला केस क्या था, पहला था 11 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 1। कितने ऑड नंबर है बच्चों, 6 ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर्स के सम क्या होता है, n स्क्वायर। तो कितना हो गया, 36। वैसे ऐड भी करोगे तो भी 36 आएगा। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 36 डिवाइड बाई 66 कितना हो गया बच्चों, 6/11। मैं होपफुल हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। क्लियर सबको, बढ़ू आगे। बच्चों ये भी सेट थ्योरी का ही सवाल है, मतलब वेन डायग्राम के थ्रू बनाओगे तो आपसे बन जाएगा। मेंस लेवल में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, मेंस में भी नहीं, स्कूल में पूछे जाते हैं। लेट x एंड y बी द टू इवेंट्स सच दैट p ऑफ x इक्वल्स टू 1/3। तो p ऑफ x इक्वल्स टू 1/3 दिया हुआ बच्चों। p ऑफ x बाई y कितना दिया है, 1/2। इसका मतलब p ऑफ x इंटरसेक्शन y डिवाइड बाई p ऑफ y कितना दिया है, 1/2। उसके बाद p ऑफ y बाई x कितना दिया है बच्चों, 2/5। इसका मतलब p ऑफ x इंटरसेक्शन y डिवाइड बाई p ऑफ x दिया हुआ है 2/5। तो बच्चों यहां से मेरे को p ऑफ x पता है, तो यहां से क्या निकल जाएगा, तीसरे इक्वेशन से, यहां से p ऑफ x इंटरसेक्शन y हो जाएगा दिस इंटू दिस। तो 2/5 इंटू उसकी वैल्यू क्या है, 1/3 कितना हो गया, 2/15। इसको क्या बोल दिया, इक्वेशन 1। क्लियर सबको। अब दूसरा बच्चों, ये पता चल गया। अब p ऑफ y पता चल जाएगा। p ऑफ y क्या हो जाएगा, दिस डिवाइड बाय दिस। ये कितना है, 2/15 डिवाइड बाय 1/2 कितना है, 4/15। तो अब x पता चल गया, y पता चल गया, इंटरसेक्शन पता चल गया, तो वेन डायग्राम बन जाएगा। ये हो गया x का गोला, ये हो गया y का गोला। x की वैल्यू कितनी थी बच्चा, 1/3। y की वैल्यू कितनी है बच्चों, 4/15। इंटरसेक्शन कितना है बच्चों, 2/15। यूनियन कितना आ रहा है बच्चों, p ऑफ x यूनियन y चाहिए मेरे को। तो p ऑफ x प्लस p ऑफ y माइनस p ऑफ x इंटरसेक्शन y कितना हुआ, ये हो गया 1/3 प्लस 4/15 माइनस 2/15। ये कितना जाएगा, 1/3 प्लस 2/15। तो ये नीचे आ जाएगा एलसीएम 15 और ऊपर आ जाएगा 7। तो यूनियन आया 7। तो बच्चों यूनियन 7 है ना, यूनियन 7/15 है। तो बाहर क्या होगा, 1 माइनस 7/15, मतलब बाहर कितना होगा, 8/15। सिर्फ इतना, एक अगर इतना पूछे तो 1/3 माइनस 2/15 कितना होता है, 3/15। सिर्फ इतना पूछे तो 2/15, और बीच वाला भी क्या, 2/15। तो सारी चीजें पता चल गई, एक एक एलिमेंट पता चल गया। पता करने की जरूरत होगी नहीं, पता नहीं।
पहले बताइए पी ऑफ वाई सही आया, पी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई सही आया, पी ऑफ एक्स यूनियन वाई सही आया। अब ये चाहिए पी ऑफ क्या बोला है, वाई एक्स कॉम्प्लीमेंट अपॉन वाई। ऑप्शन कौन सा कंपेयर कर रहे हैं, बी, पी ऑफ एक्स कॉम्प्लीमेंट बाई वाई। तो क्या होगा, पी ऑफ एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन वाई अपॉन पी ऑफ वाई। पी ऑफ वाई पता है हमको कितना, 4/15। अब देखिए x का कॉम्प्लीमेंट मतलब ये x के गोले को छोड़कर सब कुछ, और y के साथ उसका इंटरसेक्शन। तो अगर आप देखेंगे और अप्रिशिएट करेंगे इस बात को तो ये होगा बस। और वैसे भी हमको पता है a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, a माइनस b होता है। तो ये ऊपर वाला चीज है क्या, p ऑफ y माइनस p ऑफ x इंटरसेक्शन y। ठीक है, तो p ऑफ y कितना है बच्चों, 4/15 माइनस 2/15। तो 15 15 15 तो कट गया, आंसर क्या आएगा 1/2। तो ये भी सही है। तो कौन सा ऑप्शन, ए और, तो एकदम हल्का क्वेश्चन था। कोई इशू किसी को, फुटबॉल टीम्स T1 एंड T2 हैव टू प्ले 2 गेम्स, 2 गेम्स खेलना है अगेंस्ट ईच अदर। इट इज अज्यूम्ड दैट आउटकम्स ऑफ 2 गेम्स आर इंडिपेंडेंट, मतलब पहला गेम हारे या जीते उससे दूसरा गेम को डिपेंड नहीं करता। प्रोबेबिलिटी दैट T1 विनिंग, ड्रॉइंग एंड लूजिंग आर 1/2, 1/6 एंड 1/3। तो T1 के विन की क्या प्रोबेबिलिटी है बच्चों, 1/2। ड्रॉइंग की क्या प्रोबेबिलिटी है, और विनिंग की क्या, लूजिंग की क्या प्रोबेबिलिटी है। T1 का ये सब गेम है बच्चों। ईच टीम गेट्स 3 पॉइंट फॉर विन, 1 पॉइंट फॉर ड्रॉ, 0 पॉइंट फॉर लॉस। ठीक है, X denotes the total score by T1, Y denote by T2। कल किए ऐसा क्वेश्चन। तो P ऑफ X ग्रेटर देन Y निकालना है 2 गेम के बाद, आफ्टर 2 गेम्स। X का वैल्यू Y से ज्यादा कब कब हो सकता है बताइए, कैसे कैसे केसेस बन सकते हैं जब X का वैल्यू 2 गेम के बाद ज्यादा हो। 51 सॉल्व कर रहे हैं ना, P ऑफ X ग्रेटर देन Y। तो क्या हो, दोनों ही जीत जाए, फिर क्या हो, एक जीते एक ड्रॉ हो, या ड्रॉ हो जीते, और कुछ तरीका है, ड्रॉ लॉस में जीत हो जाएगा क्या, विन लॉस में हो जाएगा क्या, बस यही 3 तरीके हैं। दोनों के दोनों जीत जाए, क्या होगा प्रोबेबिलिटी, 1/2 इंटू 1/2। पहला जीते दूसरा ड्रॉ हो जाए, 1/2 इंटू, पहला ड्रॉ हो जाए दूसरा जीते, कितना हुआ टोटल, फाइव बाई 12। देखिए ठीक, अब 52 बनाते हैं, क्या बनाएंगे 52। P ऑफ X इक्वल्स टू वाई, P ऑफ X इक्वल्स टू वाई मतलब X और Y का ड्रॉ हो जाए, कैसे होगा, दोनों ड्रॉ हो जाए। पहला मैच T1 जीते तो दूसरा T1 हार जाए, पहला मैच हार जाए तो दूसरा जीत जाए। और कोई तरीका है, बोल दो और कोई तरीका है ड्रॉ करने का, दोनों हार जाए दोनों जीत जाए, नहीं ना, नहीं, दोनों ड्रॉ हो जाए, क्या लिखेंगे 1/6 इंटू 1/6। पहला जीते 1/2, दूसरा हारे 1/3 है ना, हारने का 1/3 है क्या, हाँ, पहला हारे दूसरा जीते, कितना हो रहा है देखिए 13/, ठीक है। तो इसके लंबा वाला एक क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके थे मैच द कॉलम में, जिसमें X3 लेवल तक गए थे, तो ये तो उससे सिंपलर ही था और आदत भी लग गई। ए कंप्यूटर प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री हैज 2 प्लांट्स T1 एंड T2। तो एक प्लांट T1 हो गया, एक प्लांट
T2 हो गया। T1 में 20% ऑफ द कंप्यूटर प्रोड्यूस होते हैं, तो T1 से कंप्यूटर चूज करने की प्रोबेबिलिटी होगी 20/100। T2 में बचे हुए 80% प्रोड्यूस होते हैं, तो उसकी कितनी होगी 80/100। 7% ऑफ द टोटल प्रोड्यूस टर्न्स आउट टू बी डिफेक्टिव, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव कितने हैं 7/100, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव है। अब ये दिया है रिलेशनशिप, प्रोबेबिलिटी दैट कंप्यूटर टर्न्स आउट टू बी डिफेक्टिव गिवन दैट इट इज प्रोड्यूस्ड बाय T1 is 10 times the probability of this produced by T2। तो T2 से जो प्रोड्यूस हुआ है डिफेक्टिव कंप्यूटर फ्रॉम T2, तो कैसे लिखेंगे P of D by T2। T2 से आया है डिफेक्टिव है, उसको हमने मान लिया क्या X, उसको क्या मान लिया, उस क्वांटिटी को ही पूरा को क्या मान लिया हमने X। तो प्रोबेबिलिटी दैट डिफेक्टिव कंप्यूटर फ्रॉम T1 कितना है 10 टाइम्स है, तो कितना हो जाएगा 10x। अब मेरे को x निकालना है, क्या निकालना है बच्चों x। तो अब ये देखिए टोटल डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी पता है कितनी है 7/100, तो वो इस रास्ते से भी हो सकती है और इस रास्ते से भी हो सकती है। तो इस रास्ते से होगी तो कैसे लिखेंगे 20/100 इंटू 10x। इस रास्ते से होगी तो कितने लिखेंगे 80/100 इंटू x। अब यहां से मेरे को क्या निकालना है x। सबसे पहले 100 को तो खत्म करो भाई, तो 7 ये कितना हुआ बच्चों 280x। 7 बराबर कितना निकला, तो x कितना निकला 7/280 1/40। मतलब T1 से डिफेक्टिव निकले उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 10/40। 10x है ना, 10 इंटू 1/40 कितनी हो जाएगी 1/4। T2 से डिफेक्टिव निकले उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/40। ठीक, अब आगे सवाल को हम पढ़ते हैं। ए कंप्यूटर इज प्रोड्यूस्ड एंड इज रैंडमली सिलेक्टेड डज नॉट टर्न आउट बी डिफेक्टिव। अब आगे किसका सवाल हो गया कि ये हो चुका है भाई, हमको पता चल गया कि डिफेक्टिव नहीं है। आपको बताना है कि वो किससे लिखा हुआ हो, देन द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज फ्रॉम T2, वो किससे निकला हो T2 से निकला हो, ये बताना है। डिफेक्टिव नहीं है और T2 से निकला है बताना है। तो नीचे क्या लिखेंगे डिफेक्टिव नहीं होने की प्रोबेबिलिटी 93/100। ऊपर क्या लिखेंगे T2 के रास्ते डिफेक्टिव नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, तो T2 के रास्ते 80/100 इंटू 39/40 डिफेक्टिव नहीं होने की प्रोबेबिलिटी। 100 तो काट दो बच्चों, इसको कर दो क्या 2 कितना है बच्चों, सबको क्लियर पक्का। सब पक्का क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं, बढ़े आगे। तो अच्छा सवाल था, ठीक। ये भी पैराग्राफ क्वेश्चन है बच्चों। लेट N1 एंड N2 बी द रेड बॉल एंड ब्लैक बॉल्स फ्रॉम बॉक्स 1। तो एक बॉक्स 1 है बच्चों, उसमें कितने रेड बॉल हैं और कितने कौन सी बॉल हैं ब्लैक बॉल कितने हैं N2। यहां तक क्लियर। एक बॉक्स B2 है, एक बॉक्स क्या है B2, वहां पे कितने रेड बॉल हैं N3 रेड है, और कितने ब्लैक बॉल हैं N4 ब्लैक बॉल। ठीक, ओके। वन ऑफ द टू बॉक्सेस B1 एंड B2 आर सिलेक्टेड एट रैंडम। कुछ भी नहीं दिया है, तो इस बॉक्स को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इस बॉक्स को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, समझ रहे बात। एंड ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम दिस बैग, आउट ऑफ दिस बॉक्स, सॉरी। बॉल इज फाउंड टू बी रेड, किसका सवाल हो गया ये बेस थ्योरम। पता चल गया कि बॉल रेड है। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस बॉल B2 से निकला है,
बॉक्स B2 से निकला है रेड, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या दी है 1/3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 अपॉन रेड ये कितना दिया है बच्चों 1/3। नीचे क्या लिखेंगे रेड आने की प्रोबेबिलिटी। रेड आने की प्रोबेबिलिटी कैसे लिखोगे, इससे रेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 इंटू यहां से रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है N1/N1 प्लस N2 प्लस बॉक्स B2 से रेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 इंटू N3/N3 प्लस N4। ऊपर क्या लिखना है B3 के रास्ते रेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो कैसे लिखोगे 1/2 इंटू N3/N3 प्लस N4। मैं एक चीज करता हूं इसको काट देता हूं, ठीक ओके। इतना मैंने आप लोग के लिए कर दिया। और कुछ दिया क्या इंफॉर्मेशन, कुछ और इन्फो दिया है क्या, नहीं दिया है। बस हमको ये पता चल गया कि 1/3 बराबर क्या है, ऊपर क्या लिखा है बच्चों N3 अपॉन N3 प्लस N4 डिवाइड बाई N1/N1 प्लस N2 बाई N3/N3 प्लस N4, ये दिया हुआ आपने को, ठीक ओके। और तो कुछ दिया नहीं है, समझ में आया। अब इक्वेशन एक वेरिएबल अनेक कैसे सॉल्व करोगे, ऑप्शन उठा के रख के देखो। ऑप्शन ए को रख के देखिए N1 3 N2 3 N3 5 N4 5। तो N1 3 रखना है, N2 3 रखना है, N3 5 रखना है और N4 15 रखना है। रख के देखते हैं दोनों साइड बराबर आ रहा है कि नहीं। तो कितना आएगा 5 अपॉन कितना आएगा बच्चों 5 प्लस 15 डिवाइड बाई 3 अपॉन 3 प्लस 3 प्लस 5 अपॉन 5 प्लस 15। ऊपर क्या हुआ बच्चों 5/20 ना, नीचे क्या हुआ 1/2 प्लस 5/20। ये कितना हुआ बच्चों 1/4 अपॉन 1/2 प्लस 1/4। ये कितना होता है 1/4/3/4। 3 3 कट गया तो कितना आया 1/3। तो ऑप्शन ए क्या है सही है, ऑप्शन ए क्या है सही। अब ऑप्शन बी को रख के चेक कीजिए, किसको रख के चेक करना है ऑप्शन बी को। N1 की जगह 3 रखना है, N2 जगह 6 रखना है और 10 और 50। क्या रखना है N1 की जगह 3, N2 की जगह 6, N3 की जगह 10 और N4 की जगह 50 ना बच्चों, ये रखना है 50। हाँ ना तो बोलो। तो 1/3 ऊपर क्या आएगा 10 अपॉन 10 प्लस 50, नीचे क्या आएगा 3 अपॉन 3 प्लस 6 प्लस 10 अपॉन 10 प्लस 50। N1 बस वैल्यूज पुट किया हूँ यार है ना। तो क्या आएगा ऊपर 1/6 डिवाइड बाई ये कितना बनेगा 1/3 प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 1/3 प्लस 1/6 3/6 लिख दो उसको, और क्या इसको 2/6 लिख सकता हूँ ना। तो 6 और 6 कैंसिल हो गया, कितना है 1/3। तो ये भी ऑप्शन क्या है सही है। अब बच्चों अगला ये दोनों आप रखिए, आपकी जिम्मेदारी रखिए और मेरे को बताइए तुरंत। सी और डी में आपको रखना है और मेरे को बताना है आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सी में कितना आ रहा है 20/7, 1 से बड़ी प्रोबेबिलिटी लिखा रहे। हाँ 7/27 आ रहा है इसमें, ठीक। इधर डी में 3/8, तो ये भी गलत है। तो बच्चों सी भी गलत है, डी भी गलत है। कौन कौन सही है ए और बी। इक्वेशन एक थे और वेरिएबल अनेक थे तो हम कुछ कर ही नहीं सकते थे, हमको तो मदद की जरूरत थी ही थी। बढ़े आगे चलिए। तो बच्चों ये क्वेश्चन आप लोगों को अटेम्प्ट करना है, उसी का पार्ट 2 है। उसी का क्या है पार्ट 2, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। इसके आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग कब नेक्स्ट क्लास पे मिलते हैं, बाय। है ना आधे ज्यादा हो गया, मतलब 2015 का क्वेश्चन है ये, तो ज्यादा नहीं बचे हैं, जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट क्लास में प्रॉब्ली खत्म कर देंगे।